हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएस नेगी जी की उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बुक को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो इसका पहला चैप्टर है उसका नाम है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। इस चैप्टर को हम एमसीक्यूज की हेल्प से सॉल्व करेंगे और डिटेल में क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको वीडियो पटवारी लेखपाल सहित सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था? तो 2001 में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल है, ये आपको याद रखना है। और 11 अगस्त 2011 को इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के पीओवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो जो पहली भाषा है वो है हिंदी और दूसरी भाषा संस्कृत है। इसे जनवरी 2010 में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है देखना है आपने यहाँ पर। तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ससूरिया अव्वलेटा। मोनाल्का लाइफोफोरस एम्पी जीनस। बुरांस रेडोडेंड्रन आर्बोरियम वैज्ञानिक नाम है। और कस्तूरी मृग का मास्कस काइस्टोगाइस्टर है। तो इनमें से कोई नहीं इसमें सही उत्तर होगा, सभी सुमेलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य गीत को चयनित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो राज्य गीत कौन सा है हमारा? देवभूमि मातृभूमि सतसत वंदन अभिनंदन। ये हमारा राजकीय गीत है, जिसे कि हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था और लक्ष्मण सिंह बटोही समिति ने इसे क्या किया था? इसका चयन किया था। ये आपने याद रखना है, लक्ष्मण सिंह बटोही समिति ने राज्य गीत का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य गीत को कब मान्यता दी गई? तो राज्य गीत को 6 फरवरी 2016 को मान्यता दी गई और इसमें जो आवाज दी है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने दी है और अनुराधा निराला जी ने भी इसमें अपनी आवाज दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है, राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां हमें पाई जाती है। तो ये भी सही कथन होगा। कस्तूरी मृग अगुलोटा कुल मैसिडे परिवार का सदस्य है। तो ये कथन भी सही है। और कस्तूरी केवल नर मृग से मिलता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई क्या हो जाएगा? गलत कथन छांटिए बोल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। सभी कथन क्या थे? सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राजकीय चिन्ह में जलधाराएं हैं। तो राजकीय चिन्ह हमें याद होना चाहिए, इस प्रकार का है, समचतुर्भुज इसका आकार है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें 3 पर्वत चोटियां हैं और जो सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट पर सत्यमेव जयते लिखा गया है और सबसे नीचे क्या किया गया है? नीले रंग में उत्तराखंड सरकार लिखा गया है। इसमें 4 जलधाराएं हमें देखने को मिलती है, जो कि गंगा की 4 जलधाराएं हैं, रामगंगा, काली, यमुना और गंगा। इसमें हम मान सकते हैं कि ये 4 जलधाराएं इसमें मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य गीत गायन का समय है। तो राज्य गीत गायन का समय 9 मिनट है, ये आपने याद रखना है। 9 मिनट इसे गाने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में है और इसमें कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में की गई। कब की गई? 1972 में। नेक्स्ट है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान किस जनपद में है? तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान जो है ये बागेश्वर में हमें देखने को मिलता है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1977 आपको ये डेट याद रखनी होगी। इस दिन महरूड़ी जो कस्तूरी वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, ब्रह्मकमल किस कुल का पुष्प है? तो ब्रह्मकमल जो है ये एस्ट्रेसी कुल का पुष्प है। एरिकेसी होगा तो ये क्या हो जाएगा? बुरांस है। बुरांस जो वृक्ष है एरिकेसी कुल का है और एस्ट्रेसी जो है ये ब्रह्मकमल है, एक पुष्प का कुल। तो देखिए, जो ब्रह्म कमल है ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर खिलता है और इसे महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प कहा गया है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, कस्तूरी के प्रकार हैं। तो देखिए, कपिल, पिंगल और कृष्ण ये सभी कस्तूरी के प्रकार हैं। कपिल नेपाल में हमें देखने को मिलती है और जो पिंगल है ये कश्मीर में और कृष्ण जो है सिक्किम से प्राप्त की जा सकती है। तो कस्तूरी हर 3 साल के अंतराल में निकाली जा सकती है और एक बार में 30 ग्राम से 45 ग्राम ही प्राप्त की जाती है कस्तूरी मृग से, ये कस्तूरी। ठीक है। नेक्स्ट है, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? तो जो ये कांचुला खर्क है ये चमोली में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई। कब की गई? 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में चमोली में की गई। ये आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार में मिलते हैं और 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई पिथौरागढ़ में। तो इसे रिलेट करके आप याद रखेंगे 1986 पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन चुनिए। तो कस्तूरी मृग की आयु औसत 20 साल होती है, बिल्कुल सही है। ये जुगाली करता है और सूंघने की शक्ति इसकी प्रबल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका रंग भूरा होता है और काले पीले धब्बे इस पर मौजूद होते हैं। भोजन में केदार पाती ये खाता है और निवास कभी नहीं छोड़ता है, तो ये कथन भी सही है। कस्तूरी टाइफाइड रोग में लाभकारी होती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कस्तूरी जो है दमा, अस्थमा और निमोनिया में हेल्पफुल होता है। तो 1 2 3 4 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक का अन्य नाम है? तो राज्य तितली कॉमन पिकॉक का अन्य नाम वुली वेंडेड पिकॉक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपिलियो बाइनर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, जो टिमरू के पेड़ पर ये अंडे देती है। जो तितली है टिमरू के पेड़ भी खाती है, अंडे भी उसी पर देती है। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया, ये आपने याद रखना है। और 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है? तो ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कोल पदम है, ये आपने याद रखना है। कश्मीर में इसे गलगत कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल और नेपाल में से टोप गोला कहा जाता है ब्रह्म कमल को। अगला क्वेश्चन देखिए, बुरांस को किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया गया? तो देखिए, जो बुरांस है 1974 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत इसे संरक्षित किया गया था, ये आपने याद रखना है। बुरांस शुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है और ये सदाबहार वृक्ष भी है और इसकी लकड़ी मुलायम होती है। इसकी लकड़ी जलाने और पशु बिछावन में काम आती है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो राज्य में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है और पूरे विश्व में 2010 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती है। ये बेसिकली फूलों की घाटी, पिंडर घाटी और केदारनाथ में खिलता है। उत्तराखंड की बात करें तो फूलों की घाटी, पिंडर घाटी और केदारनाथ में ये हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बुरांस के फूल खिलने का समय है? तो देखिए, बुरांस के फूल खिलने का जो समय है वो फरवरी से अप्रैल माह के अंतर्गत है। बुरांस का जो जूस है वो किस में काम आता है? डायबिटीज में फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? मेथेनॉल मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल के खिलने का सही समय है? तो देखिए, ब्रह्म कमल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो जुलाई से सितंबर इसका सही उत्तर होगा। ब्रह्म कमल बैंगनी रंग के पुष्प गुच्छ में खिलता है और साल में एक बार और अर्धरात्रि में ये खिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पीओवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को चुनिए। सही कथन हमें चुनना है। बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर खिलता है, बिल्कुल सही कथन है। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है, बिल्कुल सही है। कन्नड़ में इसे विली कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन होगा। और बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये गलत होगा। जो बुरांस है ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, न कि बुरांस। तो हमारे 1 2 3 ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बुरांस की किस प्रकार का वृक्ष है? तो देखिए, बुरांस जो है ये सदाबहार प्रकार का वृक्ष है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सफेद बुरांस कितनी ऊंचाई पर खिलता है? तो सफेद बुरांस जो है ये 11,000 फीट की ऊंचाई के बाद खिलना हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। तो देखिए, बुरांस हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प है, बिल्कुल सही कथन है। हिमाचल में से बुरांसो कहा जाता है, सही कथन है। नेपाल में से गुरांस कहा जाता है, तो ये भी सही कथन है। यानी सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। सही क्या होगा इसमें? सभी कथन। नेक्स्ट है, मोनाल कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए, जो मोनाल है ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है। इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है और ये राष्ट्रीय पक्षी नहीं है बल्कि राज्य पक्षी हमारा है। और जो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोनाल ही है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोनाल किस परिवार का पक्षी है? तो जो ये मोनाल है ये फजेंडा परिवार का पक्षी है। मोनाल की 4 प्रजातियां स्केलेट्री, ल्यूरी, इपेलस और ल्यूफोफोरस हमें देखने को मिलती है पूरे विश्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य वाद्य यंत्र ढोल को किस समिति ने चुना था? तो देखिए, राज्य वाद्य यंत्र ढोल को भंडारी कमेटी ने चुना था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो 2015 में जो सीएम थे हरीश रावत जी ने स्वीकृति दी थी भंडारी कमेटी की अनुशंसा पर, कि उनकी सिफारिश पर ढोल को क्या किया गया था? राज्य वाद्य यंत्र चुना गया था। ढोल एक प्रकार का अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद का मतलब होता है जिस पर चमड़ा लगा हो और उसे रस्सी से खींचा जाता हो, उसे अवनद वाद्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में मोनाल को क्या कहा जाता है? तो सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चामदोंग। हिमालय में से नीलगुरु, कश्मीर में सुनाल, नेपाल में डंगन और भूटान में से भूप कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पीओवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल की प्रमुख ताल है? तो देखिए, ढोल की प्रमुख ताल बढ़े, नौबत, रहमानी। और आईने अकबरी में भी ढोल का क्या है? वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। और ये तीन क्या है? इसकी तालें हैं, बढ़े, नौबत और रहमानी। नौबत प्रातः काल में बजाई जाती है, और बढ़े जो है मांगलिक कार्यों, शादी ब्याह में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढोल सागर के ज्ञाता हैं? तो देखिए, ढोल सागर के ज्ञाता हैं उत्तम दास जी। और जो ढोल सागर बुक लिखी है वो केशव दास अनुरागी जी ने लिखी है। ये भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। तो केशव दास अनुरागी ने ढोल सागर लिखा है, और उसके ज्ञाता हैं उत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम जो क्वेश्चन है ये है, निम्न कथनों में से सही कथन छांटिए। तो सर्वाधिक मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। 1972 के तहत इसे संरक्षित घोषित किया गया था, बिल्कुल सही कथन है। और यह घोंसला नहीं बनाता है, बिल्कुल सही है। ये पत्थरों के बीच कहीं पर भी अंडा दे देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये था पहला चैप्टर बीएस नेगी की बुक का। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इस चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।